तो ये सिर्फ हम ही हैं या आपको भी लग रहा है कि एक नफरती दौर दोबारा से चल पड़ा है, जिसकी चपेट में बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आते दिख रहे हैं? ये नफरती हिंसा क्यों? तो सबसे पहले तो एक एक करके आपको यह बता दें कि वो क्या है, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो तमाम मामले हैं। तो नफरती हिंसा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उज्जैन में अब्दुल से जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। ये नफरती हिंसा है, उज्जैन वाला मामला। उससे यह बोला गया कि आप ये नारा लगाइए जय श्री राम का। वीडियो वायरल होने पर 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है, यह भी हम बता दें, एकदम फैक्चुअल पोजीशन आपको। फिर रीवा का बारे में आपको बताते हैं, अरशद को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, बैटरी चोरी करने के आरोप पर पिटाई हुई। युवक खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर आइए बात करते हैं नीमच की, मध्य प्रदेश में ही। नीमच में क्या हुआ? कन्हैया भील की बेरहमी से पिटाई में मौत हुई। और यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और भी पिछड़ों के से भी इस तरीके की बदसलूकी हो रही है। कथित चोरी का आरोप लगाकर यह पिटाई की गई। देवास की घटना बता दें, जहीर खान की पिटाई का आरोप है, आधार कार्ड नहीं दिखाने पर पिटाई हुई, 2 लोगों पर आरोप लगा। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम युवक की पिटाई हुई और भीड़ पर पिटाई का आरोप लगा। जिस युवक की पिटाई हुई उस पर भी मामला दर्ज हुआ, जैसे कि आप सबको मालूम ही है इंदौर का मसला। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर चुनाव होने वाले हैं, वहां के क्या हाल हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक डोसा बेचने वाला जो कि मुसलमान था, उसकी दुकान में तोड़फोड़ हुई, क्योंकि लोगों ने कहा कि तुम मुसलमान होकर के अपनी दुकान का नाम श्रीनाथ डोसा क्यों रखे हुए हो। इस चीज को लेकर के तोड़फोड़ हुई। तो डोसे वाले ने बोला, देखो गरीब हूं, डोसा तो बेचना ही है, तो श्रीनाथ हटा करके आपकी असीम अनुकंपा के चलते मैं अमेरिका डोसा कॉर्नर रख लेता हूं। तो उसने अपनी दुकान का नाम चेंज कर दिया। अच्छा वाला श्रीनाथ डोसा था, अब उसने अमेरिका डोसा कर दिया। उसके बाद कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में ई रिक्शा चालक असरार अहमद की पिटाई हुई। बेटी के सामने पिता की बुरी तरह पिटाई की गई, जैसे कि आपको याद होगा, बेटी चिल्ला रही थी। धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों पर यह आरोप लगा है और आरोपियों को थाने से ही जमानत मिली है। तो ये कुछ मामले हैं पिछले 10-12 दिन के, मतलब ये 2 हफ्ते के ही मामले हैं, ज्यादा रिवाइंड नहीं किया है हमने। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो है, यूपी एमपी में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार? स्वागत करना चाहता हूं आलोक वत्स, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और महमूद पराचा, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो कू ऐप पर जो हमने सवाल पूछा वो जरा स्क्रीन पर दिखा दें। सवाल था, यूपी एमपी में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन? इस पर जनता का एक सवाल आया है, आइए जरा स्क्रीन पर वो आपको दिखाएं। तो विवेक 0505 कू ऐप पर कहते हैं, जब भी चुनाव आते हैं हिंसा क्यों बढ़ जाती है, चुनावी रंग या कुछ और? आलोक वत्स जी, अगर आप इसका जवाब दे दें। संजीव जी, मध्य प्रदेश में तो कोई चुनाव नहीं होने वाला है अभी। उत्तर प्रदेश की बात मैं मान सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और ये देश के सोशल फैब्रिक पर बहुत बड़ा आघात है। इस तरह से चलने नहीं दिया जाएगा। कौन से लोग हैं इसके पीछे, इनको जरूर ढूंढना पड़ेगा। क्या ये प्रायोजित ढंग से कराया जा रहा है कि हमारे यहाँ का सोशल फैब्रिक खराब हो, या भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के ख्याल से किया जा रहा है? लेकिन जो कुछ भी हुआ, या मध्य प्रदेश में हुआ। हाँ आलोक जी, एक सेकंड, आपने एक जरूरी बात बोली आलोक जी। आप बताइए, एमपी में किसकी सरकार, यूपी में किसकी सरकार? ये जो भी मामले हो रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है प्रायोजित हो, ये हमें बताएगा कौन जांच करके? तो संदेह प्रकट करना और जांच करके एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचना, ये दोनों आप ही की जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। हम ढूंढेंगे, हम इसकी तहकीकात करेंगे, जो भी दोषी हैं उन तक पहुंचकर हम दूध का दूध और पानी पानी करेंगे। तहकीकात होने से पहले आपने कैसे बोल दिया प्रायोजित? ऐसी आकांक्षा, उम्मीद करता हूं, आकांक्षा रखता हूं कि ऐसा हो रहा है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा कि हम लोग इस तरीके के काम को कतई नहीं करते हैं और ना इन ऐसी चीजों को हम बढ़ावा देते हैं, लेकिन समाज में हर तरीके का लोग है। ठीक है। देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके ऊपर हेट स्पीच का आरोप लगा है। ऐसे ही और इकोसिस्टम के लोग हैं, मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर हेट स्पीच का आरोप लगा है। तो मेरा सवाल महमूद पराचा जी आपसे यही है, आप नफरती राजनीति और नफरती मीडिया को कितना जिम्मेदार ठहराते हैं इन सब चीजों को ले? आपको लगता है एक इकोसिस्टम के तहत एक माहौल क्रिएट किया जाता है नफरती राजनीति और नफरती मीडिया का, और उसमें ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनको फ्रिंज ग्रुप्स कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं? तो हां, अगर कोई राजनीतिक दल ये कह रहा है भाई हम तो बिल्कुल जमीन पर ऐसा नहीं करते, नहीं साहब आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिन लोगों पर प्रभाव डालते हैं वो कर रहे हैं। बात संकेत उपाध्याय जी वहां खत्म नहीं होती है। ये राजनीतिक हिंसा है, राजनीतिक लाभ के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से आरएसएस और बीजेपी और इनके कनेक्टेड संगठन, जो कि एक डिसिप्लिन फोर्स है, आरएसएस बोलती है कि हम एक बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स हैं, वो करा रहे हैं। और ये सिर्फ मात्र मेरा कोई एलिगेशन नहीं है, ये आरोप नहीं है, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। मैं अगर आप सुन लेते तो मैं उसी का जवाब दे रहा था। सबूत अगर ये रैंडम तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देने से, जैसे यतीनानंद साहब हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके नेताओं को जिनको मंत्री बनाने के लिए भी बहुत, जिन्होंने हेट स्पीचेस की या नफरत फैलाई या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को गालियां दी, उनको मंत्री पद से नवाजा गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि अगर आप देखें तो आरएसएस और बीजेपी जो है ये अपने दुश्मन मानती है एससी एसटी और मुसलमानों को, खास तौर पे माइनॉरिटीज को हालांकि सभी, लेकिन उनके खिलाफ अगर किस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उसमें पुलिस की क्या कार्रवाई होती है वो महत्वपूर्ण है। वो ये होती है कि उसी व्यक्ति को जो पीड़ित है, जो यहां तक कि मार भी दिया गया, उसी को दोषी ठहराया जाता है, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। इससे सबूत मिलते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है प्रायोजित है, बाकायदा एक प्लानिंग के तहत पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जिसमें हिंसा का सहारा लिया जा रहा है कि नफरत फैलाओ एससी एसटी और मुसलमानों के खिलाफ और उससे पोलराइज करके वोट लो। ये सीधा सीधा राजनीति है और मैं ये समझता हूं कि ये राजनीति यहां खत्म नहीं होगी, ये राजनीति इससे आगे भी बढ़ी। जो हरियाणा का भी एग्जाम्पल मिला, किसानों को भी पीटा गया और अब खट्टर साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाषा का प्रयोग जो था थोड़ा सारा गलत था, पर सर फोड़ना बहुत जरूरी था, इस प्रकार का ही कुछ स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। तो अगर सर फोड़ा जाएगा, सर फोड़ने के लिए कहा जाएगा तो वो कितना भी सख्ती बनाए रखना लगा के उसको बोला जाए सर तो फोड़ा ही, लेकिन वो कह तो सर फोड़ने की बात रहे थे ना क्लियरली, और एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। अगर आपके पास वो क्लिप्स होंगी तो आप वो देख लीजिए। एसडीएम करनाल की क्लिप की बात आप कर रहे हैं, वो जरूरी था। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। अब आलोक वत्स जी, देखिए पराचा साहब का यह कहना है कि एक सुनियोजित ढंग से राजनीतिक फायदे के लिए चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, यह सब किया जाता है। आपका जवाब? हमारे विद्वान मित्र ने कैसे यह कह दिया कि ये आरएसएस और बीजेपी द्वारा प्रायोजित है? इनके पास सबूत क्या है? जब तक आप किसी को गिल्टी नहीं ठहरा सकते, तब तक उसके ऊपर आपके पास साक्ष्य नहीं हो, प्रमाण नहीं हो और उसको कहीं से दोषी न ठहराया जाए। इस देश की अखंडता को, इस देश की मर्यादा को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियां हिंदुस्तान के अंदर अवांछित शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय है। फिर वही बात, आलोक जी आप बताइए कि अगर ये जो सब लोग जो नीमच में और अलग अलग जगह पर, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये सब क्या विदेशी ताकतें हैं? ये जो छुटभैया संस्थानें हैं जिसके लोग हैं, उज्जैन, रीवा, नीमच, देवास, इंदौर, मथुरा। अब मथुरा में वो जो श्रीनाथ डोसा सेंटर वाले का पोस्टर फाड़ दिया क्योंकि वो मुसलमान था और वो श्रीनाथ डोसा सेंटर चला रहा था। ये क्या इसमें कोई बेलारूस से कोई आया था या रूस से कोई आया था? नहीं, आप मेरी बात को गलत ले जा रहे हैं। या तुर्की उर्की से कोई ताकतें थी जो आई थी? यहाँ इन लोगों का कौन सा करने के लिए, और मैं ये नीमच हो, रीवा हो,
आपकी आवाज कट रही है, एक सेकंड। महमूद पराचा जी, जल्दी से आपका जवाब। देखिए, बीजेपी, आपको लगता है कि इसका जांच होना बहुत जरूरी है? इस बात से जांच होनी चाहिए। जांच तो हो रही है ना। पराचा जी आखिरी सवाल। मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि पहले चलिए गलती कर दी किसी ने, उसके बाद जो पीड़ितों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उन्हीं को काली पिक्चर दिखाई जाती है, उनको उनकी गलती दिखाई जाती है। यह है जो सबूत है, जो मैं सबूत पेश कर रहा था अपने फाजिल दोस्त के लिए। और दूसरा सबूत, इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ये विदेशी ताकतों का जरूर हाथ है इसमें, जो देश का जो सांप्रदायिक ताना बांधा है वो तोड़ना चाहते हैं। इसमें जरूर विदेशी ताकतें, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं उनकी मदद कर रहे हैं इस काम में, और विदेशी लोग जो हैं आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा है कि हमारा देश की ऐसी पिक्चर आए कि यहां पे माइनॉरिटीज को, एससी एसटीज को खासतौर पर इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है, या लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, उसके बाद उन्हीं के ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं। इससे चाइना और पाकिस्तान का ही फायदा है। अब आप अंतर्राष्ट्रीय हाथ की बात कर रहे हैं, बस आपको इतना बता दें, एक ही अंतर्राष्ट्रीय हाथ यहां दिखाई दे रहा है कि वो बेचारा गरीब मथुरा का जो डोसा वाला है वो अच्छा वाला श्रीनाथ डोसा सेंटर बेच रहा था, मजबूरी में लोगों की लात और घूंसे के चलते उसने अपनी दुकान का नाम अमेरिका डोसा सेंटर रख लिया। अब ये विदेशी इन्फ्लुएंस हो गया है, इसी से हमको देश को बचाना है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कू ऐप पर जब इससे संबंधित हमने पोल किया, उस पोल के नतीजे क्या है। तो आइए अब पोल दिखाने की बारी है। सवाल वही है, हमने पूछा यूपी और एमपी में मुस्लिमों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नफरती राजनीति, नफरती मीडिया और नफरती छोटे संगठन, छुट भइये जिन्हें कहा जाता है, फ्रिंज ग्रुप्स जिन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में। रिजल्ट आपके सामने है। कू पर जो हिंदुस्तानी है उनको लगता है, 50% लोगों को लगता है कि नफरती राजनीति जो प्रयोग किए जाते हैं वो इसके पीछे जिम्मेदार है। नफरती मीडिया 25% और छुट भइये 25%। तो आप देख लीजिए, नतीजे आपके सामने। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।